आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटर के बारे में। तो फर्मेंटर को बायोरिएक्टर भी कहा जाता है। तो फर्मेंटर या बायोरिएक्टर क्या होते हैं? लार्ज कंटेनर्स, यानी कि ये इस तरह के देखने में इस तरह के नज़र आते हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो कि ख़ास तरह से डिज़ाइन किए होते हैं। और ये जो फर्मेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि इन कंटेनर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं या फर्मेंटर होते हैं ये उनको ऑप्टिमम का मतलब होता है सूटेबल, यानी इस तरह का माहौल देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। और ये इन्वायरमेंट, ये माहौल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंटर के अंदर क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि फर्मेंटर के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोसेस हो सके। उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल से हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एथेनॉल हैं, लैक्टिक एसिड हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की बात करें तो ये बहुत ख़ास मेडिसिन्स होती हैं जो मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह मेडिसिन की इंडस्ट्री के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसके अलावा एथेनॉल और लैक्टिक एसिड को भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंटर के अंदर न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे तरह से ग्रो कर सकें। और उसके नतीजे में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स तो ले लेते हैं, उसके बदले में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मुख्तलिफ तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं और उन प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फर्मेंटर को इस्तेमाल करने के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि क्या क्या तरीक़ाकार होते हैं, किन तरीक़ों से फर्मेंटर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो फर्मेंटर के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस या तो डिसकंटिन्यूस या बैच फर्मेंटेशन के ज़रिए किया जाता है, या हम ये कहें कि दो तरह की फर्मेंटेशन होती है फर्मेंटर के अंदर। एक को कहते हैं डिसकंटिन्यूस या बैच फर्मेंटेशन, एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। तो हम इन दोनों प्रोसीजर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस या बैच फर्मेंटेशन की। तो डिसकंटिन्यूस या बैच फर्मेंटेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और तस्वीर ले आते हैं। तो जैसे कि हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर को देख रहे हैं, तो इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में हमें इस तरह का फर्मेंटर नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो फर्मेंटर टैंक होता है उसको फिल किया जाता है, भर दिया जाता है रॉ मटेरियल से। तो यहाँ पे ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से रॉ मटेरियल्स जो हैं वो फर्मेंटर के अंदर डाले जाते हैं। रॉ मटेरियल्स जिसको सबस्ट्रेट भी कहा जाता है, यानी सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है या रॉ मटेरियल क्या है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट करना है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपने जो ग़ज़ाई अज्जा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने सबस्ट्रेट या रॉ मटेरियल से लेने हैं और उसके नतीजे में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा तो वहाँ से मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो रॉ मटेरियल्स को सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स के अंदर नेचुरल शुगर की ज़्यादातर मिकदार मौजूद होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। इसके बाद इस टैंक के अंदर, यानी ये जो बैच फर्मेंटर है उसके अंदर प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एडेड। प्योर कल्चर का क्या मतलब है?
यानी इसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कल्चर क्या होता है? कल्चर वो चीज़ होती है बायोलॉजी में, अगर कल्चर की बात करें, कि जिसको लेबॉर्ट्री के अंदर ख़ास तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर की बात करें तो लेबॉर्ट्री के अंदर ख़ास एनवायरनमेंट में, ख़ास पीएच में, ख़ास टेम्परेचर पे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर इस फर्मेंटर टैंक के अंदर डाला जाता है। रिएक्टर टैंक का क्या मतलब है? कि यहाँ पे फिर वो जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा या फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, वो इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर होगा। और ये वाला जो रास्ता है, ये वाला, तो यहाँ से अंदर हवा जो है वो मूव करती है और बाहर भी निकल सकती है और अंदर भी जाती है। तो ये एयर यानी हवा का रास्ता है। तो एक ख़ास टाइम के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सबस्ट्रेट को इस टैंक के अंदर रखा जाता है ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो वो वाला टाइम जो है वो नोट किया जाता है और ख़ास यानी प्रॉपर टाइम के बाद फर्मेंटर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कंटेंट्स का मतलब है कि जो अज्जा होते हैं, तो उसको फर्मेंटर से निकाला जाता है। यानी यहाँ पे अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो गया है, तो यहाँ से जो है वो इस वाले रास्ते से प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है, जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किए थे। तो जब प्रोडक्ट्स को हासिल कर लिया जाता है एक ख़ास टाइम के बाद, उसके बाद क्या किया जाता है? फर्मेंटर को साफ़ किया जाता है और फिर दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है। यानी फिर दोबारा से रॉ मटेरियल डाले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं और कुछ देर के लिए जो है वो इसी तरह इस रिएक्शन को होने दिया जाता है ताकि दोबारा से फिर नई प्रोडक्ट बन सके। तो इसलिए इसको बैच या डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन कहा जाता है कि हर दफ़ा प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए नए सिरे से रॉ मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस या बैच फर्मेंटेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन की। तो कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन की बात की जाए तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस प्रोसेस में कॉन्टिन्यूसली रॉ मटेरियल, जिसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, उसको ऐड किया जाता है, साथ साथ ऐड किया जाता है, साथ साथ प्रोडक्ट्स बनती हैं और प्रोडक्ट्स को फर्मेंटर से अलग किया जाता है। यानी यहाँ से प्रोडक्ट्स को ले लिया जाता है और साथ साथ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रॉ मटेरियल को डाला जाता है कि कॉन्टिन्यूसली फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता रहे। तो कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होगा कि सबस्ट्रेट इज एडेड टू द फर्मेंटर कॉन्टिन्यूसली एट अ फिक्स्ड रेट यानी अनचेंज रेट। इस बात का ये मतलब है कि पहले से ही प्रोसीजर जो है वो नोट डाउन किया होगा कि इतना सबस्ट्रेट डालना है, इतना प्रोडक्ट लेना है और हर दफ़ा जो है वो जब रॉ मटेरियल डाला जाएगा तो उसको फिक्स रेट पे यानी अनचेंज रेट पे ऐड किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा यानी कि मुसलसल रॉ मटेरियल जो है उसको फिक्स रेट पे जब ऐड किया जाएगा तो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो ग्रोथ फेज़ होता है, यानी कि जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हैं, तो उनको कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़ज़ाई अज्जा मिलते रहेंगे। यहाँ पे इस फर्मेंटर को इस तस्वीर की मदद से देख भी लेते हैं। यहाँ पे फ्लो रेट कंट्रोल वेल्व यानी ये एक बटन या नॉब सा लगा हुआ है जिससे कि जब ज़रूरत होगी तो फिर रॉ मटेरियल को यहाँ से अंदर आने दिया जाएगा। ये एयर यानी कि हवा के लिए रास्ता है। ये स्टीयरिंग अपरेटस है यानी जो कि रॉ मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ साथ स्टीयर कर रहा है यानी हिला रहा है, मिक्स कर रहा है। यहाँ पे क्या है? कल्चर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर मौजूद है। ये एयर ओपनिंग है और साथ साथ यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ ये छोटी सी नाली नज़र आ रही है, इससे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स और बैक्टीरियल कल्चर को यहाँ से अलग किया जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली हासिल किया जाता है कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन के प्रोसीजर से।
تو اس طرح سے فرمنٹر کو استعمال کرنے کے کون کون سے پروسیجرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا، ایک کو ہم نے کہا ڈسکنٹینیوس یا بیچ فرمنٹیشن، اور ایک کا نام ہے کنٹینیوس فرمنٹیشن۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرمنٹر کو یوز کرنے کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا کیا فائدے ہیں۔ تو فرمنٹرز جو ہوتے ہیں ان کا آٹو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مینولی جو ہے وہ پرسن ہر دفعہ ہر ٹائم یہاں پہ کھڑا رہے اور اس کو آپریٹ کرتا رہے، بلکہ یہاں پہ فرمنٹرز کے اندر آٹو کنٹرول سسٹم کا مطلب ہے سینسرز لگے ہوں گے، کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہوگا جس کو سیٹنگ کر کے جو ہے وہ پھر فرمنٹیشن کا پروسیس کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس کو مینیج کرنا، اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا۔ تو فرمنٹرز کا آٹو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس آٹو کنٹرول سسٹم کا فائدہ یہ ہوگا کہ باہر انوائرمنٹ میں جو چینجز ہو رہی ہیں تو اس کا جو ہے وہ اثر مائکروبیل گروتھ کے اوپر نہیں ہوگا، یعنی اس فرمنٹر کے اندر جو مائکرو آرگنزمز گرو کر رہے ہیں تو اس آٹو کنٹرول سسٹم میں اس طرح سے سیٹنگ کی ہوگی کہ باہر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اندر مائکرو آرگنزمز کو افیکٹ نہ کرے، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ فرمنٹر کو استعمال کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب پروڈکٹس بنتی ہیں تو ان کو سیپریٹ کرنا، یعنی ان کو الگ کرنا آسان بھی ہے اور سیف بھی ہے، یعنی محفوظ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ، ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فرمنٹر کے اندر اناکولیشن کرنا، یعنی مائکروبز یا مائکرو آرگنزم کی اناکولیشن کرنا ایزی ہے۔ اناکولیشن کا کیا مطلب ہے کہ انٹروڈیوس کرنا، یعنی مائکروبس یا مائکرو آرگنزمس کو ادھر اندر جو کلچر ہوتا ہے، جو را مٹیریل ڈالا ہوتا ہے اس کے اندر انٹروڈیوس کرنا یا یہاں پہ انٹر کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانٹیج فرمنٹر کا یہ ہے کہ ان کو انسٹال کرنا، یعنی ان کو جو ہے وہ لگانا، یعنی یہ جو فرمنٹر کے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو لگانا آسان ہے اور یہ تھوڑی کم جگہ گھیرتے ہیں، یعنی ان کو لگانے کے لیے کم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے فرمنٹر کو استعمال کرنے کے کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پروڈکٹس بھی ہم سیفلی یعنی محفوظ طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور آسانی سے یہاں سے پروڈکٹس لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے فرمنٹرز کے بارے میں ڈسکس کیا۔